हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट लेक्चर में कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिएक्शंस ऑफ एनिजॉल। एनिजॉल एक एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, और यही वजह है कि ये बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एनिजॉल को हम लोग एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग समझ सकते हैं, बिल्कुल फिनॉल की तरह। देन वी विल गो फॉर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कवर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। तो सारे रिएक्शन नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे। और अंत में हम लोग सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल और इथेनॉल, इनका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। लेट अस स्टार्ट विथ रिएक्शंस ऑफ एनिजॉल। तो एनिजॉल का रिएक्शन विथ कॉन्क HX हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्क HI के साथ हमने पढ़ा था, अगर मेरे पास PHOCH3 है तो यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बॉन्ड हमेशा यहाँ से टूटेगा। डिपेंड करता है, ये 1 डिग्री है जैसा कि एनिजॉल में है, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म विल बी SN2 and we will get phenol plus CH3I as product with conc HI, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ा जाए एनिजॉल को एज ए एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि OCH3 में इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड होगा इस रिंग पे। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे पार्शियल निगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वी कैन से OCH3 हैज +M एंड -I इफेक्ट। अगेन इसका +M स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, -I को इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इट इज एक्टिवेटर। तो बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, साथ ही साथ ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे भेजेगा, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, ठीक है। अब यहाँ OCH3 के वजह से ये रिंग एक्टिवेटेड है, ठीक है। अगर मैं ब्रोमीन लूं इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट या CH2 सॉल्वेंट तो मुझे मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। OCH3 का ऑर्थो पैरा इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं। साथ ही साथ ऑर्थो पैरा अटैक से बनने वाला आपका वीलेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही वजह है कि आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस केस में Br+ विल कम एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है। अगर आपने सॉल्वेंट लिया है एसिटिक एसिड या CH2, इस केस में मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव ही मुझे प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा वाला जो है वो मेजर होगा, क्योंकि अगेन ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी है। यही वजह है कि पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर मैंने सॉल्वेंट वाटर ले लिया, बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा हम लोग फिनॉल में पढ़े थे। वाटर सॉल्वेंट में क्या होगा, ये तो एनिजॉल जैसे फिनॉल फिनॉक्साइड में चला जाता था, ये फिनॉक्साइड में तो नहीं जा पाएगा। स्टिल रिंग इज सफिशिएंटली एक्टिवेटेड कि आपका आने वाला Br+ इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऑर्थो और इस पैरा पोजीशन तीनों जगह अटैक करे, तीनों जगह आपको ब्रोमीन लगा हुआ मिल जाएगा। एंड अगेन दिस ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव हैज व्हाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए नाइट्रेशन का, ठीक है। नाइट्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कॉन्क H2SO4 एंड HNO3, ठीक है। आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2+ आएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अगेन पैरा विल बी मेजर बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लेकिन कुछ अलग देखने को मिलेगा सल्फोनेशन के केस में। सल्फोनेशन के केस में
आप कॉन्क H2SO4 अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये जो एसिड है ये जाके प्रोटोनेट कर देगा आपके ईथर को, और एक बार इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी रिंग पे अब नहीं जाएगी, ठीक है। दिस विल बिहेव एज अ डीएक्टिवेटर, और यही वजह है कि अब आपका रिंग इनएक्टिव हो गया है। ये बात सही है कि थोड़ा बहुत जो भी आपको पैरा डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है, वो भी कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करने पे वापस आपको दिखाई देगा कि सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव जो मिला आपको वो कन्वर्ट हो गया वापस एनिसॉल में स्टार्टिंग मटेरियल में। यही वजह है कि सल्फोनेशन कुछ खास ऑब्जर्व नहीं हो पाता। अगला हम लोग देखा जाए, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर मैं करूंगा, लेट्स से मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, तो मुझे यहां मिलेगा CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल OCH3 का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। अगेन पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। नेक्स्ट हम लोग अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एसाइलियम आयन ये अटैक करेगा ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे। अगेन द पैरा विल बी मेजर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाएगा ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ये हम लोग क्यूमीन में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। जब हम लोग बना रहे थे क्यूमीन से फिनॉल तो हम लोग इस रिएक्शन का थोड़ा चर्चा किए थे। इसको थोड़ा और समझ लिया जाए तो देखिए, ईथर जो हैं इफ दे आर एक्सपोज टू एयर तो ये एयर से ऑक्सीजन लेके हाइड्रो पेरोक्साइड बना देते हैं। ऐसा हाइड्रो पेरोक्साइड एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑटो ऑक्सीडेशन मींस बाय O2 फ्रॉम एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड विदाउट स्पार्क और फ्लेम, ठीक है। तो ये खुद से ही जो है हाइड्रोजन हटके और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोजन हटके और वहां पे OOH लग जाता है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं एज इफ ये हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। कहां हटा है ये हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन पे। तो अल्फा कार्बन का ये हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह OOH लग गया, यू विल फॉर्म हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसको हाइड्रो पेरोक्साइड कहते हैं। देखेंगे, आप याद करेंगे तो फिनॉल का जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो यही हुआ था। वहां पे क्या था? आपके पास था क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन में ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हाइड्रोजन था। क्यों? क्योंकि ये कार्बन बेंजाइलिक है और 3 डिग्री भी है। यहां बनने वाला फ्री रेडिकल जो है, ये हाइड्रोजन को हटा के अगर हम फ्री रेडिकल बना दें यहां, तो बनने वाला फ्री रेडिकल काफी स्टेबल है। यही वजह है कि क्यूमीन आसानी से ओपन एयर में ऑक्सीडाइज होके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना देता था। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का आगे हमने हॉक रीअरेंजमेंट पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उससे एसीटोन और फिनॉल मिल जाता है मुझे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस पे। तो ये बात हो गई ऑटो ऑक्सीडेशन की। अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं अबाउट रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ठीक है। तो इपॉक्साइड का मतलब क्या है? इपॉक्साइड होता है बेसिकली 3 साइड का साइक्लिक ईथर, इसको हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम में हम लोग इपॉक्साइड यूज करते हैं। IUPAC नेम में हम लोग इसी के लिए ऑक्सीरेन यूज करते हैं। देखा जाए, हम लोग पढ़ा जाएगा 2 केसेस, ठीक है। पहला होगा बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एसिमेट्रिक इपॉक्साइड। सिमेट्रिक इपॉक्साइड में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एसिड कैटलाइज लें, बेस कैटलाइज लें,
आपको मैकेनिज्म जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एसिमेट्रिक इपॉक्साइड है तो आपको मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म से अलग अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एसिमेट्रिक इपॉक्साइड, और ये होगा बाई SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। अगेन SN2 की तरह बैक साइड अटैक भी होगा यहाँ, देखा जाए इस बात को। तो अगर लेट्स से ये मेरा इपॉक्साइड है और ये एसिमेट्रिक इपॉक्साइड है, देखिए यहाँ CH2 है और इस कार्बन पे एक CH3 है और एक H है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन CH2 और ये वाला CH3, ठीक है। तो ये इपॉक्साइड एसिमेट्रिक लिया है मैंने। अब अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं लेट्स से मिथॉक्साइड के साथ, ठीक है, तो मिथॉक्साइड ये बेस की तरह काम करेगा। और बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग इपॉक्साइड का कैसे होगा, तो ये होगा बाई SN2 लाइक मैकेनिज्म। SN2 की तरह मैकेनिज्म क्यों है, देखा जाए इस बात को किया जाए। तो यहां देखिए इस रिंग में इपॉक्साइड के ऑलरेडी बहुत स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस रिंग में स्ट्रेन है, यही वजह है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और इस 3 साइड के रिंग को तोड़ देगा। अब ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा, ये SN2 लाइक अटैक है, ये अटैक होगा ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। इस कार्बन पे देखिए यहां तो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये लेस हिंडर्ड है, इस पे तो एक मिथाइल आ गया, हिंड्रेंस बढ़ गया। इसीलिए आप लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक कराएंगे, बैक साइड अटैक कराएंगे। CH3O- का इस पे अटैक हुआ और ये बॉन्ड टूट गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। एंड यू विल गेट, इस ऑक्सीजन पे अब माइनस चार्ज है और यहां आपका OCH3 आके लग गया, ठीक है। OCH3 यहां लग गया। अब ये जो एल्कोक्साइड बना, इट विल टेक H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, तो H+ सॉल्वेंट से ले लेगा और फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक कार्बन पे OH, ठीक है, और एक कार्बन पे OCH3। ये वाला रिंग वाला ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये यहां O- की तरह है और यहां फाइनली एल्कोहल वाले हिस्से में, ठीक है। अगला केस पढ़ा जाए, नेक्स्ट इज एसिड कैटलाइज्ड ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड रिंग, ठीक है। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा SN1 की तरह। SN1 की तरह कैसे, तो सबसे पहले समझिए, आप समझेंगे कि आपका जो इपॉक्साइड है एसिमेट्रिक, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो आपने एसिड कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वहां से H+ आया और ये H+ जो है ये प्रोटोनेट कर देगा ईथर को। तो सबसे पहले ये H+ प्रोटोनेट कर देगा आपके इपॉक्साइड को। तो इपॉक्साइड से आप प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बना लें। प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड बनाने का फायदा क्या होगा कि प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड में आपका जो लीविंग ग्रुप है ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, प्रोटोनेशन से यू हैव कन्वर्टेड पुअर Lg, ठीक है, पुअर Lg RO-, ठीक है, पुअर Lg RO- टू गुड लिविंग ग्रुप ROH, ठीक है। अब यहां हम लोग समझा जाए कि एक बार प्रोटोनेशन हो गया तो आपको दिखाई देगा ये भी एक नॉन क्लासिकल कैटायन है। नॉन क्लासिकल कैटायन जैसे आपका साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन होता था, जैसे आपका साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन होता था, ठीक है, वैसा ही ये भी एक नॉन क्लासिकल कैटायन है। यहां भी अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन पे प्लस है, इस वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में सफिशिएंट पोलैरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी
अब ये कार्बन तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये डेल्टा पॉजिटिव को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस पे छोटा डेल्टा पॉजिटिव, और ये कार्बन 3 डिग्री है, इसीलिए ये बेटर पॉजिटिव चार्ज को एकोमोडेट कर सकता है, और इसी वजह से यहाँ बड़ा डेल्टा पॉजिटिव आया। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इसके पहले ही ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ये बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होगा और ये बॉन्ड इधर टूट गया। आपको दिखाई दे रहा है इस बार RO माइनस बाहर नहीं निकल रहा है, इनफैक्ट आपको ROH लिविंग ग्रुप की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको आप R समझिए, इस कार्बन को अगर हम एल्किल ग्रुप की तरह देखें तो ये ROH ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस पे अटैक हो गया। ठीक है, और यहां इस बार अटैक कौन करने जा रहा है? आपका न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। आपने अगर एसिड कैटलाइज सिस्टम लिया है तो सबसे पहले अगर आप CH3O- लेते भी तो H+ के साथ कंबाइन कर गया होता। ठीक है, खैर वापस समझा जाए कि ये न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट ने जब अटैक किया, नाउ इट फॉर्म्स प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रोटोनेटेड ईथर है। ये प्रोटोनेटेड ईथर जो है फिर क्या होगा? इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने H+ को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करना है। H+ आपने पहले स्टेप पे ठीक है यूज किया है, तो लास्ट स्टेप पे जनरेट कर दीजिए। यहां से डीप्रोटोनेशन से H+ फिर से आपने कैटलिस्ट रीजनरेट कर दिया। ठीक है, और यहां आपको फाइनल प्रोडक्ट ये दिखाई देगा। इस एंड से देखिए तो ये ईथर है और यहाँ पे OH लगा है, तो ये अल्कोहल है। तो आपको बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड समझ में आया। ठीक है, इपॉक्साइड का रिंग बहुत आसानी से ओपन होता है क्योंकि 3 साइड के रिंग में कंसिडरेबल रिंग स्ट्रेन है। आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरीन के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ा जाए। ग्लिसरीन इज, जब आप इन तीनों कार्बन पे OH लगा देते हो तो ग्लिसरीन का अगर आप IUPAC नेम लिखें तो इट विल बी प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। यहां देखिएगा ये O और ठीक है E ये एक साथ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने ये E हटाया नहीं। ठीक है, तो दिस इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। अगर इसका हम रिएक्शन करें PCl5 के साथ या PBr5 के साथ तो क्या होगा? ये जहां भी आपको OH दिख रहा है ये तीनों OH हट जाएगा और इसकी जगह हेलोजन लग जाएगा, क्लोरीन, या अगर आपने PBr5 यूज किया है तो ब्रोमीन। ठीक है, और ये बनने वाले प्रोडक्ट का ट्रिवियल नेम आप लिख सकते हैं, जैसा ये ग्लिसरीन में OH लगा था उसी की तरह आप इसको सोचें तो आप इसको क्या कहेंगे? ग्लिसराइल। ये पूरा हिस्सा ग्लिसराइल। ठीक है, ट्राइक्लोराइड। IUPAC नेम लिखें तो दिस विल बी प्रोपेन। ठीक है, एंड 1,2,3 ट्राई हेलो। ठीक है, क्योंकि हेलोजन जो है ये तो प्रीफिक्स होता है तो इसको पहले लिखना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 1,2,3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन या 1,2,3 ट्राई ब्रोमोप्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। ट्रिवियल नेम ग्लिसराइल ट्राइक्लोराइड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन कराते थे ठीक वैसा ही आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो आयोडीन के साथ रिएक्शन कुछ अलग है, चलिए इसकी बात की जाए। तो लेट्स से मैं ग्लिसरीन का रिएक्शन कराता हूं PI3 के साथ। PI3 में बना भी सकता हूं इन situ बाय यूजिंग रेड फास्फोरस विथ I2, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेस ऑफ HI और इसको स्लाइड वार्मिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि रिएक्शन एप्रिशिएबल रेट से हो। सो क्वेश्चन आस्क कि प्रोडक्ट क्या होगा और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कितना इक्विवेलेंट ऑफ HI कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो समझा जाए इस बात को। सबसे पहले CH2OH, CHOH,
CH2OH। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं लेट्स से एक्सेस ऑफ HI के साथ, एक्सेस ऑफ HI में भी मैं बात करूं कि मैं 3 इक्विवेलेंट HI का यूज करूं तो क्या होगा, बेसिकली यहां से H2O निकल जाएगा और जहां OH लगा था वहां आयोडीन लग जाएगा। सो आई विल गेट CH2I, CHI एंड CH2I। ठीक है, तो अगला बात किया जाए कि अगल बगल के कार्बन पे आयोडीन ये स्टेबल नहीं होता है। यही वजह है कि यहां से I2 बाहर निकल जाता है। I2 बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। ठीक है, I2 बाहर निकल गया और आपको क्या मिल गया है, एल्कीन। तो अगर आपको दिया होता सिर्फ 3 इक्विवेलेंट HI का तो प्रोडक्ट क्या होता, ये वाला एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन कहना ठीक नहीं है क्योंकि एल्कीन के साथ साथ यहाँ आयोडीन भी तो लगा है। ठीक है, तो इसका सही नाम लिख दिया जाए। ठीक है, दिस विल बी 3-आइडो प्रोप 1-ईन। लेकिन मेरे पास HI तो एक्सेस में है और ये अभी भी एल्कीन है, और एल्कीन है इसी वजह से HI इसके साथ फर्दर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो 4th इक्विवेलेंट HI का आप इस्तेमाल करिए। इसको देखिए, ये है एल्कीन और इस पे HI का मार्कोनिकोव एडिशन करिए। ठीक है, तो हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे HI का इस पे और प्रोडक्ट बना लेंगे यहां से। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन आप जनरेट कौन सा करेंगे, 2 डिग्री वाला। ठीक बात है, और इसीलिए आपको मिलेगा CH3 CHI CH2I। अब आपको दिखेगा फिर से अगल बगल के कार्बन पे आयोडीन आ गया। इसका मतलब फिर से आप यहां से I2 बाहर निकाल देंगे एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको क्या मिल गया, प्रोपीन। तो अगर आपने 4 इक्विवेलेंट HI का इस्तेमाल किया होता तो आपको क्या मिलता, प्रोपीन। ठीक है, अब यहां पे फिर से आप समझें कि 5th इक्विवेलेंट HI का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि HI तो एक्सेस में था। 5th इक्विवेलेंट अगर आप HI का इस्तेमाल कर लेंगे उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट CH3 CHI CH3। ठीक है, you will get final product as 2-आइडो प्रोपेन। फिर से समझा जाए, अगर आपने 3 इक्विवेलेंट इस्तेमाल किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा बाई 3 इक्विवेलेंट HI। अगर आपने 4 इक्विवेलेंट HI का इस्तेमाल किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा प्रोपीन बाई 4 इक्विवेलेंट ऑफ HI। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा बाय यूजिंग 5 इक्विवेलेंट ऑफ HI, और इसके आगे अब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, बाय 5 इक्विवेलेंट ऑफ HI। ठीक है, तो अगर मुझसे यहां पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, एन इक्विवेलेंट ऑफ HI कंज्यूम, तो मुझे फाइनली लिखना चाहिए कि प्रोडक्ट मिलेगा 2-आइडो प्रोपेन। ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ HI यूज होगा 5 इक्विवेलेंट। ठीक है, लेकिन यहां अब अगली बात भी कर ली जाए। अगर आप PI3 का इस्तेमाल करते या रेड फास्फोरस प्लस I2 का इस्तेमाल करते तो क्या होता। तो अगर आप PI3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो यहां आप PI3 इस्तेमाल कर सकते हैं। PI3 का इस्तेमाल करने के बाद आप यहां पहुंच जाएंगे और एल्कीन के साथ PI3, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करता, और यही वजह है कि PI3 इस्तेमाल करने पे आपको ये आंसर मिलता, 3-आइडो प्रोप 1-ईन। ठीक है, तो हम ये भी लिख दिया जाए, विथ PI3 और रेड फास्फोरस प्लस I2 प्रोडक्ट इज, ठीक है, 3-आइडो प्रोप 1-ईन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलता है फाइनल। आगे चला जाए,
जैसा हमने पिछला रिएक्शन पढ़ा वैसा ही ये नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है। एंड दिस इज अगेन विथ एक्सेस ऑफ HI, ठीक है। अब यहां पे समझा जाए, यहां पे भी देखिए आपको पता है ऑक्सीजन और रिंग के बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये सारा टूट जाएगा, ठीक है। यू विल गेट 3PHOH प्लस, ये तीनों पोजीशन पे आप आयोडीन इधर लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी ये बॉन्ड टूटेगा HI के साथ रिएक्शन में तो H इधर I इधर, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फिनॉल हमेशा ही प्रोडक्ट मिलता है जब आप एरोमेटिक ईथर लेते हैं रिएक्टेंट, तो ये मिल गया मुझे। लेकिन यहां देखिए अगल बगल फिर से आयोडीन दिख रहा है आपको, फिर से क्या करिएगा, I2 यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। तो 3 इक्विवेलेंट अगर आपने HI इस्तेमाल किया रहता विथ 3 इक्विवेलेंट HI तो आपको ये प्रोडक्ट मिला होता। अगर आपके पास HI एक्सेस में है और आप 4th इक्विवेलेंट इस्तेमाल करते हैं तो 4th इक्विवेलेंट ऑफ HI, ये ध्यान रखिएगा ये 4th है, ठीक है, मैं 4 इक्विवेलेंट नहीं कह रहा हूं, मैं 4th कह रहा हूं, यानी 3 आप इस्तेमाल कर चुके हैं, एक और इक्विवेलेंट HI का आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। HI का आपने इस्तेमाल किया और ये HI है कौन सा, 4th इक्विवेलेंट है, ठीक है। फिर से आपको देखने को मिलेगा मार्कोनिकोव एडिशन, ठीक बात है। मार्कोनिकोव एडिशन के साथ आपको दिखाई देगा फिर से यहाँ HI लगाना है, फिर से यहाँ HI लगाएंगे, रिएक्शन कराएंगे, अगेन यू विल गेट दिस वन, ठीक है। फिर से I2 बाहर निकल गया, I2 बाहर निकल गया, यू विल गेट दिस, और वापस से रिएक्शन के बाद सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको फाइनली, ये वाला। तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्ट तो फिनॉल मिलेगा, ठीक है, और प्लस साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखा जाए ग्लिसरीन का विथ कॉन्क H2SO4 या कॉन्क KHSO4 या कॉन्क H3PO4। हमने बात की थी कि अल्कोहल का एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन है ये, ठीक है। तो दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। दिख ही रहा है आपको कि आपने प्रोटिक एसिड लिया है, ठीक है, H+ का इंतजाम किया है कहीं ना कहीं से और हीट किया है, एलिमिनेशन करा रहे हैं आप। तो दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन और इसका मैकेनिज्म क्या है, E1 मैकेनिज्म है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए कार्बोकैटायन जनरेट करना है मुझे, तो कार्बोकैटायन ये सेंट्रल वाले कार्बन पे डेवलप होगा। हम बात कर चुके हैं कि CH2OH इसका इफेक्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक बात है। तो यहां प्लस चार्ज आया। अब आपको दिखाई देगा बगल से आप हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंज करेगा 1,2 H- शिफ्ट के साथ, ठीक है, एंड यू विल गेट CH2OH, CH2 एंड दिस इज CH+, यहां चला गया। अब यहां बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल गेट CH2OH, CH2 एंड दिस इज CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, इसी का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इसको, CH2OH, CH2, ठीक है, एंड दिस विल बी C डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस, यहां पे भी अभी एक H है, ठीक है। तो H+ बाहर निकल गया, आपको ये मिल गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अब आप H+ का अटैक यहां समझें, ठीक है, यहां पे आप H+ का अटैक समझें, इसको H2O को बाहर निकाल दें, यू विल गेट CH2 प्लस CH2 एंड दिस इज CHO, ठीक बात है। और यहां से अब फाइनली, ठीक है, H+ निकलेगा एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ एक्सेस HI दिया है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हम लोग ग्लिसरीन पे लगाते थे। लेट्स से मैंने 2 इक्विवेलेंट HI यूज किया पहले,
तो हम क्या करेंगे, ये OH हटा के यहाँ पे आयोडीन लगा लेंगे, ठीक है। सो दिस विल गिव CH2I। अगेन दो आयोडीन अगल बगल स्टेबल नहीं है, सो देयर विल बी लॉस ऑफ I2, ठीक है, एंड आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो मुझे इथीन प्रोडक्ट मिलेगा बाई 2 इक्विवेलेंट HI, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास HI एक्सेस में है तो हम सोच सकते हैं कि अब थर्ड इक्विवेलेंट हम इस्तेमाल कर लें HI का, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक पे हाइड्रोजन लगा दीजिए और एक पे आयोडीन लगा दीजिए, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी आयोडोमिथेन, आयोडोइथेन, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है बाय यूजिंग 3 इक्विवेलेंट ऑफ HI, ठीक है। अगला बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से सवाल है। इस बार रिएक्शन Pi3 के साथ हो रहा है। Pi3 के साथ यूज हो करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा ये अगल बगल आयोडीन लगा देगा OH हटा के, एंड अगेन I2 विल बी लॉस्ट, आपको साइक्लोहेक्सीन मिल जाएगा। और Pi3 जो है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, hence this will be the final product, final product is cyclohexene, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट ये सवाल है आपके 1-2 और 1-4 एडिशन के बीच में कंपटीशन पे, और ये वाला सवाल है कॉन्क H2SO4 विथ एल्कोहल। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर लीजिए फिर हम लोग डिस्कस किया जाएगा। आप ट्राई कर चुके होंगे, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहले यहां Br2 का एडिशन हो रहा है इन सॉल्वेंट मिथेनॉल, ठीक है, और आपको दिखाई देगा कि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की बात करिएगा, या तो आप Br प्लस का अटैक सोच सकते हैं कार्बन 1 पे या कार्बन 4 पे। अगेन अगर आप कार्बन 1 पे सोचें देन यू विल गेट दिस कार्बोकैटायन, और अगर आपने कार्बन 4 पे सोचा होता तो आपको ये कार्बोकैटायन मिलता, ठीक है। ब्रोमीन लगा दूं मैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है, ठीक है, कि 1-2 1-4 वाले केस में क्या होता है कि यहां साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट हम नहीं बनाते, क्योंकि बनने वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करिएगा कि ब्रोमीन को आप 2 या 3 पे लगा दें, एलाइलिक कार्बोकैटायन ही ना बनाएं। एलाइलिक कार्बोकैटायन बनाना तो जरूरी होगा, और ये दोनों कार्बोकैटायन में भी ये 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन, एंड दिस इज मोर स्टेबल 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन। और यही वजह है कि आपका मेजर प्रोडक्ट तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से आएगा, तो इस कार्बोकैटायन को मैं मिटा देता हूं, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकैटायन मैंने देख लिया, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस भी होगा, और रेजोनेंस के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन 2 से कार्बन 4 पे चला गया। अगर आप वर्किंग न्यूक्लियोफाइल CH3O- का अटैक कार्बन 2 पे करा देते तो ये 1-2 एडिशन होता, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता। यहां कोई हिंट नहीं दिया है कि मुझे कि मैं काइनेटिकली प्रोडक्ट जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट की बात करूं। यही वजह है कि हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है। और ब्रोमीन यहां और OCH3 यहां, 1 2 3 4, दिस इज 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो फाइनल आंसर हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को लिखा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस सवाल में ध्यान देने की थी। पहला बात, ठीक है, देयर विल बी एलाइलिक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन नहीं बनाना है,
ठीक है, और नॉन एलाइलिक कार्बोकेटायन मत बना लीजिएगा। एलाइलिक कार्बोकेटायन भी 2 बन रहे थे, तो आप देख लीजिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक बात है, तो जो ज्यादा स्टेबल हो उसको बनाने की बात करिएगा। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है आपने उसको बनाया। और अगला बात कि यहां न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन Br- एंड CH3OH, ठीक है, कौन इस कार्बोकेटायन पे अटैक करे इसके लिए कंपटीशन होगा Br- और CH3OH में। और आपको पता है Br- बढ़िया न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन CH3OH इज द सॉल्वेंट, ठीक है, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट तो CH3OH के अटैक से आएगा। CH3OH के अटैक से मुझे प्रोटोनेटेड ईथर मिलता, फिर डीप्रोटोनेशन कराते, ठीक है, इस वजह से मैंने सीधे वर्किंग न्यूक्लियोफाइल CH3O- सोच लिया, उसी को यहां लगा दिया। अगला बात ये था कि TCP बनाएं कि KCP बनाएं। TCP बनाएं यानी 1,4 एडिशन कराएं, KCP बनाएं यानी 1,2 एडिशन कराएं। KCP बनाने के लिए कोई हिंट नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लो टेम्परेचर देता, कहता कि आप स्टार्टिंग में बताओ कौन ज्यादा बनेगा, या टाइम कुछ दिया होता लेट्स से 0.01 सेकेंड, तो KCP बनाने का मतलब था। इन ऑल अदर केसेस हम लोग TCP बनाया जाए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हमको दिया है, ठीक है, HBr का इन वाटर, ठीक है, इस बार भी पहले H+ का अटैक, H+ के अटैक से अगेन आप बात करेंगे यही कार्बोकेटायन बनाएंगे। पहले Br+ के अटैक से बनाए थे, इस बार H+ के अटैक से बनाना है, तो यहां बेसिकली H लगा होगा और क्या, ठीक है। ये वाला कार्बोकेटायन अगेन आप 1,4 एडिशन कराना चाहते हैं, तो बेसिकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा, प्लस चार्ज यहां लेते जाइए। और फाइनली आपका Br- में, ठीक है, और H2O में कंपटीशन है, Br- और H2O में, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, प्रिफरेबली इसका अटैक होगा, ठीक है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, और इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, OH लगता हुआ H2O से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH-। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर था, यहां इलेक्ट्रोफाइल Br+ था, यहां H+ है, ठीक है, तो Br+ ये H+, बाकी सभी कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जहां आपको ब्रोमीन दिख रहा है पिछले क्वेश्चन में, वहां इस बार H लगा दीजिए, और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, बिल्कुल वैसा ही आंसर, ठीक है। अगला बात किया जाए, अगर आप ब्यूटा 1,3 डाइन में एक इक्विवेलेंट H2 का एडिशन करेंगे तो, ठीक है, अगेन यहां पे भी KCP TCP की बात होगी, और फाइनल प्रोडक्ट आप TCP बनाइएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनाइएगा ये वाला, ठीक है, बेसिकली 1,4 एडिशन कराइएगा, तो यहां आपको दिखाई देगा H2 का भी 1,4 एडिशन होगा, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हमें बात करनी है, अगर मैं अल्कोहल लेता हूं इथेनॉल और इसका रिएक्शन कराता हूं कॉन्क H2SO4 के साथ, ठीक है, एक बार देखिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 140 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है बाईमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो बेसिकली कॉन्क H2SO4 ये एसिड और ये बेस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की सबसे पहले बात कर ली जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, H2SO4 एसिड है, ठीक है, और इथेनॉल आपका बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, H2SO4 अपना H+ दे देगा, और आपको मिलेगा C2H5OH2+, ठीक है, ये आपका कैटायनिक हिस्सा हो गया, और HSO4- ये आपका एनायनिक हिस्सा हो गया, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है ये। अगला, अगर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, तो बेसिकली इसमें से ही H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आप सोच सकते हैं कि यहां से H2O बाहर निकाल देंगे, एंड यू विल गेट C2H5OSO3H, ठीक है, ये आपको मिल गया। हाँ, 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, ये ईथर के लिए टेम्परेचर ये याद रखना जरूरी है, ठीक है, दिस इज बाईमॉलिक्यूलर
डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, आपको ईथर मिल जाएगा, यू विल गेट C2H5O, ठीक बात है। और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इस केस में आपको यूनिमोलिकुलर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों रिएक्शन हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, जहां हम लोग ईथर का सिंथेसिस पढ़ रहे थे। ये दोनों रिएक्शन भी है, टेम्परेचर वाइज आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस पे। क्वेश्चन सेज प्रिपेयर द गिवन ईथर्स यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम करते क्या थे, एक RO माइनस एल्कोक्साइड लेते थे और एक RLG लेते थे, लिविंग ग्रुप बढ़िया रखते थे। ये जो R है इसको R' पे लिख लूं, ये 1 डिग्री रखेंगे प्रेफरेबली, ताकि आप SN2 रिएक्शन करा पाए, ठीक है, और RO R' ईथर बना पाए। तो ध्यान रखने की चीज क्या है कि ये जो R'LG लेते हैं इसमें लिविंग ग्रुप बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप हम बढ़िया पहले ही फिक्स कर दे, लेट्स से OTS, टॉसिलेट बढ़िया लिविंग ग्रुप है। आप चाहते तो ब्रोमाइड भी ले सकते थे, आयोडाइड भी ले सकते थे, ठीक बात है, उनसे भी काम हो जाता, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और टॉसिलेट की जगह ट्रिफलेट भी ले सकते हैं, ये भी काम हो सकता है। खैर, बात किया जाए कि ये R' क्या होना चाहिए, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होगा। तो यहाँ अगर हम लोग बनाना चाहते हैं ये ईथर उल्टा, तो हमको ये सोचना चाहिए कि CH3 थ्राइस CO माइनस प्लस CH3Br, ठीक है, इससे हम बनाएंगे। आप ये वाला जो R है इसको बल्कि कर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां मैंने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बढ़िया न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड है, लेकिन यहाँ बीटा हाइड्रोजन भी तो नहीं है कि आपको एलिमिनेशन देखने को मिले, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ये बढ़िया बेस है, खराब न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, मैंने वो पॉसिबिलिटी पहले ही एलिमिनेट कर दी कि एलिमिनेशन होगा। कुल मिलाकर रिएक्शन हो ही क्या सकता है, SN2, ठीक बात है। यहां देखा जाए, अब आप समझिए कि कभी भी ये पॉसिबल तो नहीं होगा कि फिनाइल का, ठीक है, उससे कोई लिविंग ग्रुप निकल जाए और CH3O माइनस लग जाए। आपको पता है एरिल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन था SN2AR या बेंजाइन, ठीक है, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो मुझे SN2 से बनाना है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसका मतलब आपको ऐसा सोचना होगा कि यही बॉन्ड जो है वो नया बना होगा। इस केस में आपको सोचना था ये बॉन्ड नया बना है, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो यहाँ हम लोग क्या लिया जाए, हम लोग फिनॉक्साइड को लिया जाए, ठीक है, फिनॉक्साइड ये वाला हिस्सा न्यूक्लियोफाइल, और CH3OTS ले लिया जाए, ठीक है, बढ़िया लिविंग ग्रुप। ये 1 डिग्री है, प्रेफरेबली हमको 1 डिग्री लेना भी था यहाँ पे। CH3OTS से बढ़िया क्या मिलेगा। अगला देखा जाए, ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, अगेन ये तो 3 डिग्री है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, ये एल्कोक्साइड है और इसका रिएक्शन कराना है CH3Br से करा लीजिए, ठीक है, या Br तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, तो लेट्स से इस बार ट्रिफलेट लिया जाए, इसको देखा जाए, इसको बनाना है। तो हम क्या चाहते हैं कि कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो R'LG पे, जिस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो आप या तो इधर से तोड़ सकते हैं या तो इधर से तोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये वाला आपका एल्कोक्साइड आयन होगा और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा होगा। अगर यहाँ लिविंग ग्रुप लगाइएगा तो ये 1 डिग्री होगा, और अगर यहाँ पे आप सोचे कि ये हिस्सा आप, ठीक है, एल्कोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप लगा होगा तो वो 2 डिग्री पे लगा होगा। जैसे ही आप 2 डिग्री R'LG लेना शुरू करेंगे, आपको कंपीटिंग मैकेनिज्म मिलना शुरू कर जाएगा SN2 का E2। यही वजह है कि हम लोग इसको प्रेफरेबली 1 डिग्री रखते थे और इसीलिए यहाँ इस्तेमाल किया जाए, ठीक है,
लेट्स से प्रोपाइल ब्रोमाइड का और आइसोप्रोपोक्साइड जो है, बेसिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस जो है उसको इस्तेमाल करें हम न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये इधर जाएगा, बैक साइड अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, हर जगह ये रिएक्शन क्या है, SN2। तो ध्यान रखिएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन होता है। आपको R-Lg पे मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए, तो अगर आप CH3 ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया, 1 डिग्री ले लीजिए और ठीक है वो भी, लेकिन गलती से आप 2 डिग्री और 3 डिग्री की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि कंपीटिंग मैकेनिज्म E2 के डोमिनेट करने का खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक बात है, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन लुकास टेस्ट। ठीक है, हमने बात की थी कि इंस्टेंट टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस मिलता है फ्रॉम हाईली रिएक्टिव 3 डिग्री एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, तो देखा जाए सबके सब एल्कोहल दिए हुए हैं, हाँ सारे रिएक्टेंट एल्कोहल हैं। ठीक है, तो लुकास टेस्ट एल्कोहल का होता है। क्या करता है ये बेसिकली ROH को रिएक्ट कराता है कॉन्क HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, लुईस एसिड कैटलिस्ट टू गिव क्लाउडीनेस ऑफ RCl। क्लाउडीनेस क्यों, क्योंकि ROH वाटर सॉल्युबल होता है, RCl नहीं होता है। ठीक है, तो कौन लोग देंगे इंस्टेंट टर्बिडिटी? इंस्टेंट टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है, बेंजाइलिक में, तो बेंजाइलिक एल्कोहल में या एलाइलिक एल्कोहल में, या उन सारे केसेस में, क्योंकि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रिफरेबली होता है SN1। ठीक है, तो वो सारे लोग जो कि एक स्टेबल कार्बोकैटायन दे सकते हैं आपको। देखा जाए कौन कौन दे सकता है, तो पहले केस में PH+, ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये कहां से देगा। अगला, ये तो बेंजाइलिक एल्कोहल मिल गया, ठीक बात है। 3 डिग्री एल्कोहल दिख रहा है, ये भी ठीक है। ये नियोपेंटाइल एल्कोहल है, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये 3 डिग्री एल्कोहल नहीं है, ये नहीं देगा। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, ये देगा। ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल है, इसको तो 5 से 10 मिनट लगेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। ठीक बात है, ये समझ में आया। आगे देखा जाए, इधर विनाइल एल्कोहल, अगेन कार्बोकैटायन, विनाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल तो होता नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकते हैं, ये तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, ये इनॉल फॉर्म में रहेगा ही कितना, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, खैर विनाइल अल्कोहल भी नहीं देता है और एल्डिहाइड भी नहीं देता है आपको। इधर देखा जाए, ये है एलाइल अल्कोहल, बिल्कुल देगा ये। ठीक है, यहाँ पे बनने वाला कार्बोकैटायन कौन है, CPM। ठीक है, कार्बोकैटायन बना के देखिए, CPM बन रहा है, ये भी देगा। यहाँ पे अगेन आपको दिखाई देगा, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, इथेनॉल, ये कहां से देगा। यहाँ पे बनने वाला कार्बोकैटायन अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये भी देगा। ठीक है, तो सिंपली बात कहा जाए कि मैकेनिज्म है SN1, जहां से भी स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिल सकता है, जो भी एल्कोहल से। और स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन आपका स्टेबल होना चाहिए। रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल तो नियोपेंटाइल में भी होता है, तो नियोपेंटाइल वाले को रीअरेंज करके लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, रिएक्टिविटी की बात जब भी होगी तो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन ही देखना है, रीअरेंज कार्बोकैटायन नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, नियोपेंटाइल एल्कोहल, ये नहीं देगा। ठीक है, रीअरेंज होके यहाँ पे कार्बोकैटायन जरूर 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन उसकी बात ही नहीं करनी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, हम चाहते हैं इंस्टेंट टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर। आप समझिए कि अगर आपके पास एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है और Db भी 0 है, इसका मतलब कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2O। ठीक है, यही कंपाउंड है जिसका Db 0 आएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और Db 0। अब हम लोग समझ सकते हैं ये कंपाउंड या तो अल्कोहल होगा ROH या तो ईथर होगा ROR'। कैसे पता लगाएं कि ये अल्कोहल है कि ईथर है, तो इसके लिए टेस्ट 1 है, आप एक्सेस HI के साथ इसको ट्रीट कर दीजिए।
एक्सेस HI के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्कोहल जो है वो RI बना पाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला, ओनली वन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जबकि अगर ईथर होगा तो RI भी मिलेगा और R' भी मिलेगा। इसका मतलब आपको 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेंगे यहां से। तो हम लोग रिएक्शन करा के एक्सेस HI के साथ देख लिया जाएगा, ठीक है, कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है या आपको 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है। 2 मिल रहा है इसका मतलब ईथर है, एक ही मिल रहा है इसका मतलब अल्कोहल है, ठीक है। अगला टेस्ट का बात किया जाए। अगला टेस्ट बेस्ड है कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है अल्कोहल में, जबकि ईथर में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है अल्कोहल में तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। सोडियम मेटल आप ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, NaH भी ले लीजिएगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। NaH का मतलब है ये H- है, यहाँ पे Na+ है और यहाँ आप इसको RO- H+ सोच सकते हैं, ठीक है। ये दोनों H+ H- मिलके H2 बना देगा, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ईथर के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वहां तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन जानने के लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, ठीक है। इसी को हम लोग ज़ेरीविटिनॉफ टेस्ट भी कहते थे, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो अल्कोहल के पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, लेट्स से मैंने इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgX के साथ ट्रीट किया, ये H+ है, यहाँ पे ये CH3- है, दोनों मिलके मीथेन गैस बना देंगे, ये बाहर निकलता हुआ मुझे दिखेगा। तो ये भी एक तरीका है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर। ईथर के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, NaH या ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। आगे चला जाए और अंत में हम लोग बात कर लिया जाए सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स की। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पहले हम लोग इसको बनाते थे बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। अब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट है ZnOCr2O3। ये रिएक्शन कराया जाता है अंडर हाई प्रेशर ऑफ 200 to 300 atm प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ऑफ 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिथेनॉल। ध्यान दीजिएगा कि मिथेनॉल जो है ये पॉइजनस है, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर गलती से थोड़ा अमाउंट भी कंज्यूम कर लिया आपने मिथेनॉल का, ठीक है, इट विल कॉज ब्लाइंडनेस और डेथ। तो जो भी आप कुछ ट्रेजेडी पढ़ते हैं, ठीक है, जहरीली शराब वाला केस, वो सारा यही है। घर में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इथेनॉल और अगर थोड़ा भी अमाउंट मिथेनॉल का प्रिपेयर हो गया, ठीक है, तो वो ब्लाइंडनेस या डेथ कॉज करता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल इथेनॉल। इथेनॉल को बनाया जाता है, ठीक है, बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का जो मोलेसेस होता है, ठीक है, शुगर केन से जो हमको मोलेसेस मिलेगा उसको हम लोग पहले ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और इन्वर्टेज एंजाइम जो है इसके अंदर मौजूद जो भी आपका सुक्रोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है, इन एनारोबिक कंडीशन। सो फर्मेंटेशन इन एनारोबिक कंडीशन यानी कि एयर के एब्सेंस में आपको इसका फर्मेंटेशन कराना होगा। और ईस्ट जो है जो कि सीक्रेट करता है एंजाइम जाइमेज, ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में, इथेनॉल एंड CO2, ठीक बात है। सो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।